हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, आज के अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट से यहाँ पे निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑल्दो मार्केट में शुरुआत में ही एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से हमें बाइंग इमर्ज होती हुई देखने को मिली एंड बीच बीच में भी छोटी मोटी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो कैश मार्केट में आप देख सकते हैं एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बिकवाली की है, तो वहीं पर डीआईआईज की तरफ से लगभग 2500 करोड़ की हमें बाइंग इमर्ज होती हुई देखने को मिल रही। अभी रिसेंटली अगर हम आईपीओ अपडेट्स के बारे में बात करें तो धर्माज आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो आउट हो चुका है। तो आपको जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं कि वो आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं। अदरवाइज आप चाहें तो अपने अकाउंट स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं। अगर अमाउंट डेबिटेड करके आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपको आईपीओ मिल चुका है। अदरवाइज वहां पे अनब्लॉक्ड का भी मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो मिला होगा मैसेज तो यानी कि आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बाकी सबसे इजीएस्ट वे है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को चाहे तो वहां से ओपन करके अपना पैन नंबर वहां पे डालेंगे तो वो आपको जो है तो क्लियर कट बता देगा कि वो आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं। बाकी अगर मैं मार्केट के बारे में अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे दिसंबर के एंड मंथ में हमें बिकवाली देखने को मिलती है। एफआईआईज जो है प्रॉफिट बुकिंग करके जाते हैं और यहाँ पे तो उनको एक मौका भी मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि मार्केट जो है अब अपने ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। इसके अलावा एक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे बजट के भी टाइम पे देखने को मिलेगी। ये हर साल होता है क्योंकि बजट के टाइम पे जो है तो रिस्क लेना उतना ज़्यादा जो है तो फेवरेबल नहीं रहता है, क्योंकि कब वहाँ पे कौन सी पॉलिसी आ जाए लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह को लेकर के, या फिर अदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी जो है अगर नेगेटिव आती है तो वहाँ पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और उस वजह से जो है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है तो हमें देखने को मिलती है। अदर देन दैट यहाँ पे दो और ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। एक तो है गुजरात इलेक्शन, वहाँ पे जो है तो आज के दिन एग्जिट पोल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल में भी चेक कर पा रहे होंगे। आई थिंक जो एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पे बीजेपी को एक क्लियर मैंडेट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जो मार्केट को शायद अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखने को मिले। एंड अदर देन जो है तो 14 दिसंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है, क्योंकि फेड जो है उस दिन अपने जो रेट्स का एक जो फाइनल डिसीजन है वो उसका आउटकम आपको देखने को मिल सकता है कि 50 बीपीएस से रेट्स हाइक हो रहे हैं या नहीं। तो साथियों, मेरे हिसाब से हमें इन दो मौक़ों की तलाश करनी चाहिए और मैं तो रियली में एग्जैक्टली मैं इन्हीं दो मोमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे हमें 500 से लेकर के 1000 पॉइंट्स की एक गिरावट देखने को मिले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाए ऐसा कुछ, ताकि मैं वहाँ पे छोटा मोटा जो भी अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के जो बाई बैक का यहाँ पे अप्रूवल आया था बाई द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, तो वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बाकी था। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे 3 दिसंबर को जो है तो इन्फॉर्म कर दिया है सारे एक्सचेंजेस को कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 98% जो वोटिंग हुई है वो इन फेवर में हमें देखने को मिली है, यानी बाईबैक का अप्रूवल जो है शेयर होल्डर्स के तरफ से हो चुका है। तो बहुत जल्द यहाँ पे इन्फोसिस जो है बाईबैक करने वाला है। मैक्सिमम जो यहाँ पे बाईबैक शेयर प्राइस था वो 1800 था, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा और 1% यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स थे उनका बाईबैक कंपनी करने वाली है। बट इन द लॉन्ग रन कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्टॉक प्राइस का CAGR काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी देती है और पोटेंशियल जो है इस कंपनी में काफ़ी अच्छा है आगे जो है तो कंटिन्यू अपना अच्छा बिजनेस करने के लिए। डेफिनेटली ये स्टॉक अगर आपको इनफैक्ट अगर मुझे 1580 1550 के अराउंड मिलता है गिरावट में बाई ऑन डिप के लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स होंगे बाई ऑन डिप्स के लिए ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं इन्फोसिस के लिए फॉर द लॉन्ग रन। इसके अलावा दोस्तों बात करें एंजल वन के बारे में, तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4.78% की हमें गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे का जो रीज़न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मंथली डाटा है वो आउट हुआ है यहाँ पर, और मंथली डाटा में जो मेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन, ये हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक की भी बात करेंगे तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और यही रीज़न है कि ये जो देखिए ग्रोथ है ये कंटिन्यू वो हाई पे हाई नहीं लगा सकता है कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी। एक टाइम आएगा, डेफिनेटली अभी एक टाइम ऐसा आया है चूँकि कोविड के बाद जो है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स हमें ओपन होते हुए देखने को मिले थे, और वही रीज़न था कि CDSL जैसे स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी।
एंजल वन के भी हमें अगर हम क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें या फिर क्लाइंट फंडिंग बुक की बात करें तो वो इम्पैक्ट हमें एंजल वन में भी देखने को मिला था, लेकिन चीज़ें हमेशा उसी रफ्तार से और उसी पेस से आपको बढ़ती हुई नहीं देखने को मिल सकती हैं। और यही रीज़न है कि जब यहाँ पे ग्रोथ जो है थोड़ी सी अब साइलेंट हो रही है, म्यूटेड टाइप में हो रही है, तो हमें स्टॉक प्राइस में अब गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम टेक्निकली इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे इस लेवल पर आप देखेंगे ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आप जो है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और यहाँ से जो है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये एक सपोर्ट वाली इसकी ट्रेंड लाइन है जहाँ पे इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और इसको अगर ब्रेक करता है ब्रेक डाउन के बाद तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 1250 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। कंपनी यहाँ पे अच्छी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल तो सबसे अच्छा है। रीज़न ये है कि जो भी ब्रोकिंग के बिजनेस होते हैं उसमें चाहे क्लाइंट को प्रॉफिट हो या लॉस, उनका अपना जो एक हिस्सा होता है वो फिक्स होता है और उनको ब्रोकरेज उतना मिलना ही मिलना है, चाहे यहाँ पे क्लाइंट प्रॉफिट बुक करे या फिर लॉस बुक करे। तो ऐसा बिजनेस जो होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है और ऐसे बिजनेस में आपको कभी लॉस नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे और कंपनी जो है तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल्स में ग्रोथ भी दिखाती आई है। तो अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है इसमें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो इन लेवल्स पर ध्यान रख सकते हैं, और चाहे तो ये स्टॉक अगर 1250 या फिर उसके बाद आपको 1050 के लेवल पर मिले तो इस स्टॉक को जो है तो फर्दर ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईएक्स की। तो यहाँ पे बाईबैक की जो न्यूज़ आई थी वो उतना अच्छा न्यूज़ मुझे नहीं लगा था, वो उतना अच्छा बाईबैक भी नहीं था, क्योंकि रिसेंटली अगर मैं बात करूँ कॉस्मो फर्स्ट का भी बाईबैक आया हुआ था और वो कंपनी जो है यहाँ पे लगभग 2500 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और उस कंपनी ने 108 करोड़ का वहाँ पे अपना मैक्सिमम बाईबैक साइज़ वो भी टेंडर के थ्रू अप्रूवल दिया था। तो वो बाईबैक जो है काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर हम आईएक्स की बात करें तो 0.45% ऑफ इक्विटी शेयर्स ये बाईबैक कर रहे हैं। कॉस्मो की बात किया जाए तो वो लगभग 3.69% इक्विटी शेयर्स का बाईबैक किया था। मतलब छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखेंगे रिवॉर्ड्स शेयर होल्डर्स को देने की बारी जब बात आती है तो वहाँ पे रिवॉर्ड्स जो हैं काफ़ी बेटर हमें कॉस्मो फर्स्ट में देखने को मिले थे। बट अदर देन दैट यहाँ पे आईएक्स की न्यूज़ जो है आज जो है थोड़ी सी मिक्स हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, फ्लैट सी क्लोजिंग थी, और उसका जो रीज़न है सुबह सुबह यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी आईएक्स की तो वो मार्केट शेयर 95% का रिटेन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मंथ ऑन मंथ डाटा की बात किया जाए, डीएम की, डे हेड मार्केट की, और अगर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम की बात किया जाए तो वहाँ 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था और डीएम में भी लगभग 8% की ग्रोथ YOY और 18% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हमें देखने को मिली, यानी कि ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी। लेकिन शाम को जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो इनका जो मार्केट शेयर है, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, सुबह जो इन्होंने न्यूज़ दिया था वो 95% का था, लेकिन शाम को इन्होंने रिवाइज्ड प्रेस रिलीज कर करके प्रेस रिलीज को एक बार फिर से इन्होंने रिवाइज किया और उसके बाद जो है तो इन्होंने मार्केट शेयर अपना बताया 91%, यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन कर गया है और इसको जो है तो मार्केट अब निगेटिवली ले सकता है। और ये निगेटिवली और भी ज़्यादा हो जाती है वो भी तब जब आप यहाँ पे मार्केट शेयर 95% बताते हैं और फिर उसके बाद जो है तो उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर आपके पास है आप इसको रख सकते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा वही विचार है, एक बार फिर से अगर ये 140 के नीचे आता है तो इसको आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बिल्कुल एक दो स्टॉक करके ऐसे धीरे धीरे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये कंटिन्यू इस तरीके से बेस फॉर्मेशन करता रहा और यहाँ पे चूंकि नंबर्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं, नो डाउट 9% की ग्रोथ जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से अगर ये कंटिन्यू इस तरीके से एक दो और मंथ ऑन मंथ डाटा की अगर हम बात करें, इस तरीके से अगर इन्होंने नंबर दिए तो इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं Q3 वो थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं और फिर आपको स्टॉक प्राइस में हो सकता है एक तेज़ी देखने को मिल जाए। वापस से ये स्टॉक जो है अपने प्रीवियस लेवल को आने वाले टाइम में इन फ्यूचर डेफिनेटली लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो रिकवर कर सकता है। अब बात करते हैं एक और स्टॉक बजाज कंज्यूमर की। आज के दिन आप देख सकते हैं मार्केट आवर्स में ही हमें एक स्पाइक देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3.66% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे जो तेज़ी के पीछे का रीज़न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ पॉपअप होती है, हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है
बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बजाज कंज्यूमर केयर जो है वो 9 दिसंबर को जो है तो बाईबैक को अप्रूवल दे सकता है। तो यानी कि इनकी एक बोर्ड मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में जो कि 9 दिसंबर को होनी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ मार्केट में एक र्यूमर चल रहा है। बजाज कंज्यूमर ने ऐसा कोई ऑफिशियल जो है तो नोटिफाई नहीं किया है किसी भी एक्सचेंज को। तो क्या इस बाईबैक की न्यूज़ को लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए? तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इसका ऑल टाइम का जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न रहा है वो बहुत अच्छा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आपको पिछले 5 साल में नेगेटिव में देखने को मिलेगा। हालांकि आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छे हैं और वैल्यूएशन आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एज सच उतनी कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अगर यहाँ पे FIIs DIs की डाटा की बात करें, कभी 28% की होल्डिंग होती थी जो कि घट के 12% हो चुकी है, और DIs की बात करें तो 21% से घट करके 17% हो गई। हालांकि पिछले क्वार्टर में DIs ने काफ़ी ज़्यादा स्टेक अपना इंक्रीज़ किया है, बट यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। कंपनी के अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे मेजर ग्रोथ नहीं है। 600 करोड़ से बढ़ के आज की डेट में आप देखेंगे 900 करोड़ है। सिर्फ 300 करोड़ की ग्रोथ 10 साल में दिखाई है इस कंपनी ने। और अगर आप यहाँ पे CAGR ग्रोथ की बात करें, सेल्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट से है, म्यूटेड ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं, और यही रीज़न है कि 10 साल का अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे कोई ग्रोथ नहीं है, 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं है और 3 साल में भी कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब कि कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है और हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में करना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, जिसके सेल्स हमेशा बढ़ते हुए से आपको देखने को मिले, कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट कभी कभार मार्जिन की वजह से थोड़ा सा फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप ईयरली कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। वही कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लायक। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।